नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो किसका होगा राजस्थान? चुनावी मौसम में नेताओं का दल बदलना कोई नई बात नहीं है। राजस्थान में कल तक कांग्रेस के नेता रही ज्योति मिर्धा ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिससे सियासी पारा चढ़ गया है। 2009 में नागौर से सांसद चुनी गई थी ज्योति मौर्य, जिनकी पहचान जाट नेता के तौर पर है। ऐसे में कांग्रेस के लिए इसे एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। नागौर और उसके आसपास की ज्यादातर विधानसभा सीटों पर ज्योति मिर्धा का असर माना जाता है। ऐसे में उनका बीजेपी में जाना भगवा दल के लिए चुनाव में फायदे का सौदा हो सकता है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल की चर्चा भी जोरों पर हो रही है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में हनुमान ने ज्योति मिर्धा को 2 लाख वोटों से हराया था। हालांकि पिछले चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन की बात नहीं बन पाई थी, क्योंकि कांग्रेस के पास ज्योति मिर्धा थी। लेकिन इस बार जब उन्होंने अपना पाला बदल लिया है, तो हनुमान क्या कांग्रेस के साथ आकर नया सियासी समीकरण सेट करने वाले हैं? हालांकि हनुमान बेनीवाल के आम आदमी पार्टी के संपर्क में होने की भी बातें कही जा रही हैं। तो कुल मिलाकर ज्योति मिर्धा का जाना नुकसानदायक है, फायदेमंद है, इसको लेकर आज बात करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान, चेतन पुरोहित जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से हमारे बीच है। सबसे पहले राजकुमार जी आपके पास आना चाहूंगा, और ज्योति मिर्धा का जाना किस तरह देख रहे हैं आप? क्या इसे नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है? देखिए हिमांशु जी, ज्योति मिर्धा जी का जाना, किसी नेता का आना, ये राजनीति में जब चुनाव आते हैं तो ये सब सिलसिला चलता रहता है। बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस पार्टी में आएंगे, कांग्रेस पार्टी के कई निराश कार्यकर्ता, नाराज कार्यकर्ता बीजेपी में जाएंगे या किसी और अन्य दल में जाएंगे। ये चुनाव में सिलसिला चलता रहता है। जो मूल रूप से किसी पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता होता है वो अपनी पार्टी को नहीं छोड़ता है, चाहे वहां उसको तकलीफ हो रही हो, चाहे वहां उसको घुटन हो रही हो, चाहे उसको टिकट मिला हो और या नहीं मिला हो। तो मैं आपके चैनल पे बता देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में इतना विकास का काम किया है कि किसी नेता के जाने का और किसी नेता के आने का हमारी पार्टी का इस चुनाव में विशेष रूप से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने विकास के इतने काम किए हैं, इतनी लंबी फहरिस्त है कि उस फहरिस्त को अगर राजस्थान की जनता को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अच्छे से समझाया, विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में उनका प्रचार प्रसार किया, तो उनको कोई चुनाव जीतने में दिक्कत नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी को जहां परिवर्तन यात्रा को कंप्लीट करने में, परिवर्तन यात्रा को सफल करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि एक तो उनके पास नेताओं का अभाव है। परिवर्तन यात्रा को नेता लीड कौन करे, क्योंकि आला कमानी उनको लीडरशिप किसी पर्टिकुलर नेता को राजकुमार दी जी नहीं है। बीजेपी का छोड़ देते हैं और और राजस्थान के कांग्रेस की जनता बात परेशान करते है हैं। कि कांग्रेस के नेताओं को तोड़ के ले आओ या पुराने रिटायर्ड अफसरों को ले आओ, ताकि कांग्रेस पार्टी को बीट करने में हम लोगों नागौर को में आशा नहीं रही। लेकिन मैं आपको बता राजकुमार दूं, जी हमारा विकास लगातार राजस्थान के अंतिम छोर पे बैठे रहते पहुंच चुका है और हम राजकुमार जी, नागौर में 2023 में आप वापस विकास, रिपीट करेंगे। इसलिए हमारी पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आए या जाए। राजकुमार जी नागौर में आपके पास अब क्या विकल्प बचता है? जाट नेता के तौर पर ज्योति मिर्धा की जो पहचान थी, अब आपके पास क्या विकल्प बचता है? आपके पास क्या रह जाता है उस सीट पर जीत हासिल करने के लिए, या फिर उस पर लड़ाई करने के लिए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अगर वो शामिल हो गई है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा है। आप कैसे टैकल करेंगे इसे, ये मैं जानना चाहता हूँ उस सीट पर। हिमांशु जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी ने भी कल बयान देकर कहा था, ज्योति मिर्धा जी पिछले 4-4.25 साल से पार्टी के संपर्क में नहीं थी, ना वो किसी कार्यक्रम में आ रही थी और ना वो डोटासरा जी के संपर्क में थी। तो वो तो 3-3.5 साल से ही दूर थी हमारी पार्टी से। और ये बात आप कह रहे हैं उनका विकल्प हमारा मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, वहां के जिलाध्यक्ष हैं। कांग्रेस का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को या किसी और पार्टी के उम्मीदवार को पटक देने में। ठीक है, चेतन जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो कह रही है ज्योति मिर्धा के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या आपको लग रहा है फायदा होगा? क्योंकि पिछले 2 चुनाव में उन्हें हार मिली है। 2009 का चुनाव वो जीती थी, तो ऐसा नेता जो 2 बार के चुनाव हार रहा है, आपने उसको अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया है इस उम्मीद से कि आपको फायदा होगा। क्या रणनीति है आपकी, चेतन जी? भारतीय जनता पार्टी कभी इसमें सोचती नहीं है कि किसी का आने से नुकसान होगा या फायदा होगा। हम केवल ये देखते हैं कि हमारी नीति को, हमारे कार्यक्रमों को, हमारे पार्टी के उद्देश्यों को जो व्यक्ति समझता है या समझना चाहता है
या उस कार्यक्रम का भागीदार बनना चाहता है, उन सब का हमारे पार्टी में स्वागत है। और इसी क्रम में मैं ज्योति मिर्धा जी का, सवाई सिंह जी चौधरी जी का, सबका स्वागत करता हूँ हमारी पार्टी में और अभिनंदन करता हूँ। अब आता हूँ मैं हमारे मित्र कांग्रेस के राजकुमार जी की बात पे आता हूँ। हाँ, काम किए हैं आप लोगों ने। क्या काम किए हैं? धोखे देने के काम किए आप लोगों ने। सबसे पहले धोखा दिया था किसान कर्ज माफी के नाम पर। माननीय राहुल जब राजस्थान आए थे तो उन्होंने कहा था 1 से लेकर 10 गिनोगे ना जब तक किसान का कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इफ बट बाद में लगाते हैं, राइडर बाद में लगाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई बाद में लिखते हैं और पहले वोट लूटने के लिए जनता को गुमराह करने का जो ये काम करते हैं, उनका चेहरा बेनकाब होने के बाद में ये आने वाले कल के संकेत है कि आने वाले कल को ऊंट किस करवट पे बदले बैठेगा। क्योंकि जिस प्रकार से भगदड़ कांग्रेस के अंदर मची है और क्योंकि उन लोगों को कांग्रेस में कोई स्कोप नजर नहीं आता है। ज्योति मिर्धा जी का परिवार आपने जानते हैं, मिर्धा परिवार नागौर का एक बहुत ताकतवर राजनीतिक ताकतवर परिवार। तो पहले हमारे भानु प्रताप जी वो भी हमारे उस दल में आ चुके हैं मिर्धा जी, और वो भी अब और एक और है, भारतीय जनता पार्टी में जो भी व्यक्ति आता है सफल होता है, कांग्रेस में जो जाता है वो फेल, और तो कांग्रेस के साथ जो जाता है तो दल जाता है वो दल भी खत्म हो जाता है। इसलिए मैं तो दल कहता हूँ। आगे बढ़ते हैं तो अभी योजना की बहुत बड़ी बात की आपने, लेकिन योजना क्या किया? घोषणाएं की, एक ही काम किया, 6 महीने के अंदर घोषणाएं करने का काम किया, 4.5 साल तक कुछ किया नहीं। चेतन जी, कोई भी राजनीतिक दल वो चाहता है कि हम चुनाव लड़ें और चुनाव में जीत हासिल करें, लेकिन एक ऐसे नेता को जो 2 बार से इलेक्शन हार रही, उनको आपने अगर शामिल किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। मैं उस रणनीति पर जाना चाहता हूँ जो आपके दिमाग में चल रही है। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ आपको, हमारे दल में कोई भी शामिल होता है इसका ये मतलब नहीं है चुनाव ही लड़ेगा, कभी नहीं होता है। हमारे संगठन में भी भूमिका प्रशासनिक अधिकारियों की, बड़े वरिष्ठ नेताओं की, जिन्होंने चुनाव लड़ा है, जिनका अनुभव है, उनका हम संगठन में भी उपयोग करते हैं और संगठन में भी हमें उनका लाभ मिलता है। आप ये कल्पना मत कीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी को सदस्यता ले रहा है वो सब लोग चुनाव लड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो लोग कोई विधानसभा का लड़ेगा, कोई लोकसभा का लड़ेगा या आगे जाकर के और कोई चुनाव लड़ेगा। लेकिन वर्तमान में ऐसे नेता भी हमारे पास आते हैं जो ये इच्छा व्यक्त करते हैं मैं संगठन में काम करना चाहता हूँ। मैंने 35 साल संगठन को दिए, मैं चुनाव लड़ने के बारे में जीवन में कभी सोचता भी नहीं हूँ। मेरे को ऐसा लगता है मैं अगर सोचूं तो भी पाप है। क्यों? क्योंकि मेरी रुचि संगठन में काम करने की है। राजनीति में जो आते हैं किसी की रुचि संगठन में होती है, किसी की चुनाव में होती है, किसी जनप्रतिनिधि बनने में होती है। तो हर व्यक्ति का आधार अलग है, सोचने का दृष्टिकोण अलग है और टारगेट अलग है। तो मेरा ये मानना है ज्योति मिर्धा जी, सवाई सिंह जी चौधरी या पहले भी बहुत लोग शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में और आने वाले समय में आपको और भी देखने को मिलेंगे। ये सब क्यों हो रहा है? ये आने वाले कल का संकेत आ रहा है कि परिवर्तन यात्रा का जिस प्रकार से जन सैलाब उभड़ा है पूरे राजस्थान में, जिस प्रकार से एक उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिला है, उसके कारण से राजस्थान की राजनीति तेजी से बदल रहा है। और तेजी से इसलिए बदल रहा है कि उनको कहीं ना कहीं एक आशा की किरण नजर जिन लोगों को आती है वो वहीं जाएगा। छोड़ेगा किसको? आप जानते हैं छोड़ते हैं किसको? मैं वो सब इस्तेमाल नहीं करना चाहता। ठीक है, वो मुहावरा इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्यों राजनीतिक क्षेत्र का मामला है। ठीक है राजकुमार जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, ज्योति मिर्धा पिछली बार चुनाव हार गई थी और जीते थे हनुमान बेनीवाल, वो भी 2 लाख वोटों से। पिछली बार वो इसी सीट का जिक्र कर रहे थे कि हमको आप दे दीजिए सीट, लेकिन आपने नहीं दिया था और आपने उनको दूसरी सीट ऑफर की थी, जिसके बाद अजमेर की सीट आपने ऑफर की थी, जिसको उन्होंने ठुकरा दिया और उन्होंने जीत हासिल की। तो इस बार क्या विकल्प के तौर पर क्या हनुमान बेनीवाल हो सकते हैं जिनके साथ आप जाकर इस सीट पर अपना दबदबा बढ़ाएं और उसके बाद चुनाव में उतरें? देखिए हिमांशु, जहां तक मेरी जानकारी है हम लोग 200 सीटों पर इंडिविजुअल कांग्रेस पार्टी 200 की 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अगर कुछ सीटों पर कहीं कोई तालमेल करना है किसी अन्य दल से तो आलाकमान का निर्णय होगा। वो अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है कि हम किस सीट पर किस दल के साथ कहीं कोई गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे। जहां तक अभी तक की मुझे जानकारी है 200 की 200 सीटों पर कांग्रेस पार्टी इंडिविजुअल चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को बहुत आराम से शिकस्त देगी। 2023 में हम वापस रिपीट करेंगे, इस बात का मुझे भरोसा है, मेरी पार्टी को भरोसा है। और राजस्थान की जनता भी, आप हिमांशु जी देख रहे होंगे, जोर जोर से नारे लगाइए, चौथी बार गहलोत सरकार। और उसके नारे के कुछ दिन बाद जनता ने एक और नारा लगाया कि 2023 में रिवाज बदलेंगे, 2024 में राज बदलेंगे। यानी राजस्थान की जनता ने अभी से मन बना लिया है कि 23 में कांग्रेस
पार्टी को वापस रिपीट करेंगे, अशोक गहलोत जी को वापस रिपीट करेंगे। और 2024 में जो पिछले लोकसभा चुनाव में राजस्थान की जनता से भूल हो गई थी, 25 के 25 सांसद इनको दिए थे, राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को 25 के 25 सांसद नहीं लेने देंगे। राजकुमार जी, जो राजस्थान का मिजाज रहा है वो हमेशा से ये रहा है कि एक सरकार के बाद, एक टर्म के बाद सरकार पलट जाती है, दूसरे की सरकार आ जाती है। तो कांग्रेस बीजेपी ये होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। तो इस बार बीजेपी की संभावना ज्यादा है, इस तौर से भी अगर देखें, इस नजरिए से भी देखें। और ऐसे में जब आपके युवा नेता, क्योंकि ज्योति मिर्धा जो है उन्हें जिस तरह से राहुल गांधी का जो युवा ब्रिगेड है, सचिन पायलट हो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए, उसी में माना जाता था, उसी ब्रिगेड में माना जाता था। अब वो क्योंकि छोड़कर चली गई है, तो कहीं ना कहीं ये संकेत भी है कि पार्टी के जो नेता हैं वो खुश नहीं है आपसे या फिर आपके कामकाज से, ये भी तो नजर आता है। इसको कैसे भुलाया जा सकता है, राजकुमार जी? देखिए हिमांशु जी, 1985 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने दोबारा रिपीट की थी, 1993 में भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा रिपीट की थी। तब तक राजस्थान में जितने भी चुनाव हुए हैं, दो बार, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस पार्टी वापस रिपीट हुई है। और वही रिवाज 2023 में वापस होने जा रहा है। मैं कह रहा हूं इस बार वो मिथक टूटेगा और रिवाज बदलेगा। 2023 में पुनः कांग्रेस पार्टी वापस सत्ता में आएगी और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे करके हम राजस्थान की इस बार से भी बेहतर तरीके से सेवा करेंगे। रही बात आपने कहा, ज्योति मिर्धा जी हमारे राहुल गांधी जी की युवा ब्रिगेड की सदस्य थी, ऐसा नहीं है। ज्योति मिर्धा जी पिछले 4-5 साल से, लगभग जब वो लोकसभा चुनाव हारी थी उसके बाद से ही लगातार वो भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी संस्थाएं हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के माध्यम से दबाव में थी। उनके ससुराल में लगातार छापे पड़ रहे थे, वो प्रेशर में थी। और कल उन्होंने प्रेशर में पूरी तरह से आके कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। तो आप कह रहे हैं ये प्रेशर में लिया गया कदम है, इसमें ज्योति मिर्धा की उतनी गलती नहीं है कि वो आप पे आरोप लगा रही हैं या फिर चीजें, उन पे किसी तरह का दबाव है, इस वजह से वो आपको छोड़ गई है? हिमांशु जी, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त शासन कर रही है, एक जमाना था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी वाली भारतीय जनता पार्टी थी। आज जो जमाना चल रहा है, इस जमाने को पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। आज ये चल रहा है कि कैसे भी करके विधायकों को तोड़ो, सरकारों को तोड़ो, पार्टियों को तोड़ ताड़ के अपने में मर्ज करो, चाहे मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ जाए और चाहे दूसरी पार्टी के आदमी को अपने विधायकों की मेजोरिटी होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बनाना पड़े, लेकिन सरकार सत्ता प्राप्त कर लो, कैसे भी सत्ता प्राप्त कर लो। इस काम में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे महामहिम जो महान गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, दोनों के दोनों जो चाणक्य माने जाते हैं अपने आप में, वो दोनों बहुत माहिर हैं सरकारों को बनाने में, तोड़ने में, मरोड़ने में। और उन्होंने राजस्थान की सरकार को भी गिराने का असफल बहुत लंबा प्रयास किया, तो अभी तक जारी है। लेकिन वो तो यहाँ पर राजस्थान में जो हिंदुस्तान के जादूगर कहे जाते हैं अशोक गहलोत जी बैठे थे, तो वो यहाँ कामयाब नहीं हो पाए। और हिमांशु जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि अशोक गहलोत नाम के जादूगर का तोड़ क्या ढूंढा जाए। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी लगातार मीटिंगें करते हैं। राजस्थान के जो 15-20 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, उनको दिल्ली ऐसा है जहां हमने पूरी ताकत लगा दी, जहां आप लोगों ने पूरी ताकत लगा दी, और 4.25 साल बीत जाने के बाद भी सरकार विरोधी लहर नहीं चली, तो कमान भी बहुत ज्यादा सरकार विरोधी तो बात की बात है। यहाँ तो आपके ही नेता आपस में लड़ रहे थे, खैर वो अलग की बात है, वो अलग चर्चा का विषय है। देखिए, ज्योति मिर्धा पर जो दबाव है वो केंद्रीय एजेंसियों का था। क्या बोल रहे हैं हिमांशु जी, आवाज नहीं आ रही? चेतन जी से सवाल मेरा ये है कि केंद्रीय एजेंसियों के दबाव में कांग्रेस पार्टी हिमांशु जी बड़ा परिवार है जी। चेतन जी, जो आरोप लग रहे हैं इस पर क्या कहेंगे? मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ, साफ कहता हूँ, बसपा के जो विधायक सरकार बनाने में मदद करने के लिए कांग्रेस में आए थे और उनको डाइजेस्ट कर लिया कांग्रेस ने, वो किसके दबाव से आए थे? क्या राजस्थान की एजेंसी के दबाव से आए थे? क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उनको प्रेशर डाला था एसीपी का छापा डाल देंगे अगर नहीं आएंगे तो? बताइए आप, बसपा के मदद से सरकार आपने बनाई या नहीं बनाई? पहली बार।
दूसरी बात, कांग्रेस को कभी भी राजस्थान में पिछले 2 चुनावों में बहुमत नहीं मिला है। पहली बात, जब ये हारे हैं तो 20 सीट लेके आए हैं, 21 सीट लेके आए हैं। हम जब भी हारे हैं 70 से ऊपर सीटें लेके आए हैं, तो इनका चेहरा जनता जानती है। दूसरी बात, ज्योति मिर्धा जी की बात करना चाहता हूँ। ज्योति मिर्धा जी केवल नागौर की नेता नहीं है, नागौर की 10 विधानसभाएं हैं। मैं ये मानता हूँ पश्चिमी राजस्थान की नेता है, जहाँ 45 विधानसभाएं आती है उसके अंदर। ज्योति मिर्धा जी का प्रभाव, राजकुमार जी हमारे मित्र अच्छी तरीके से जानते हैं मिर्धा परिवार का प्रभाव अच्छी तरह, लेकिन ज्योति मिर्धा जी ने आरोप क्या लगाया, सबसे बड़ा मुद्दा ये है, उन्होंने ये कहा कांग्रेस में महिला सुरक्षा के नाम पर जिस प्रकार से राजस्थान में खिलवाड़ हो रहा है वो मैं सहन नहीं कर सकी। दूसरा, कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की बात को महत्व नहीं दिया जाता, उनकी बात को सुना नहीं जाता है, इस कारण से मैं ये पार्टी छोड़ रही हूँ। जब कल उन्होंने किसी चैनल को साक्षात्कार दिया था तो उन्होंने कई चीजें बताई थी। मेरा एक निवेदन है हमारे कांग्रेस के मित्र से कि आप लोग आत्म विश्लेषण करिए, आप सोचिए क्यों लोग आपको छोड़ के भग के जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई कारण है, जो परिवार का कोई सदस्य टूटता है, एक सेकंड, परिवार का कोई सदस्य टूटता है तो दुख होता है, परिवार का कोई सदस्य जाता है तो उस पर आरोप नहीं लगाया जाता, तो अपने को दुख होता है कि अपन कैसे करके उसको वापस लाने का प्रयास करते हैं। घर का भाई भी अगर चला जाता है तो अपन आरोप नहीं लगाते हैं वो इसलिए चला गया, अपन ये कोशिश करते हैं तो उसको वापस लाएं, उसकी बात को सुने, उसकी बात को समझें, उसको मनाएं, तब तो होता है ठीक। पर कोई भी घर का सदस्य निकले उसे आरोप लगाने लग जाए तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक लास्ट बात कहना चाहता हूँ, इनकी सरकार की नाकामियों के लिए भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है और आराम से जनता जो है इनको जवाब दे रही है। इन्हीं के मंत्री अशोक चांदना जी, देखो आप कल्पना कीजिए हिमांशु जी, इनके मंत्री कह रहे हैं मैं धरना दूंगा कलेक्ट्रेट में, और उन्होंने ऐलान किया कि मैं धरना दूंगा बिजली के मुद्दे पर। क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है? एक सरकार का मंत्री कहता है। दूसरी बात, एक सरकार का मंत्री को माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं मेरी सरकार को बचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, मैं आजीवन इनका ऋण नहीं मानूंगा भूलूंगा। लेकिन वही व्यक्ति जब इस लाल डायरी को दिखाता है ना, तब ये कह देता है कि नहीं वो तो फर्जी है। ये ऐसी सरकार है, ये ऐसा संगठन है, क्या बात करें हम इनकी। आने वाले समय में ज्यादा समय बचा नहीं है इनके पास कुछ करने को। चेतन जी, सीधा सा और आखिरी सवाल ये है कि क्या दबाव नहीं था ससुराल के मामले पर, जो उठकर बातें सामने आ रही हैं केंद्रीय एजेंसियों को लेकर, वो क्या दबाव नहीं था? बिल्कुल, मैं बोलता हूँ, सीबीआई को तोता किसने कहा था? सीबीआई को तोता किसने कहा था? किसके कार्यकाल में कहा था? ये आप वो तो अच्छी तरह से जानते हैं। जिस प्रकार का दुरुपयोग इन्होंने, नहीं एक सेकंड, जिस प्रकार का दुरुपयोग कांग्रेस ने 65 साल तक किया था, उनको वही सपने आ जा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे हमने किया था वैसे ये कर रहे होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कांग्रेस नहीं है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी है। एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, जीरो टॉलरेंस चलेंगे, चाहे कुछ भी कर ले, जो भ्रष्टाचार करेगा वो अंदर जाएगा। दूसरी तरफ उन्हीं बातों का खंडन भी करते हैं। अजीत पवार जी को क्यों शामिल कर लिया? वो तो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से बात की थी, महाराष्ट्र के अंदर सियासत पलट गई और अजीत पवार जी इधर से उधर आ गए। ये कैसे संभव हो पाया? तो ऐसी क्यों नहीं आएंगे? राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति अगर किसी पार्टी की रीति नीति को, कार्यक्रमों को समझदार हो जाता है, मैं भी इनका पालन, तो राष्ट्रवाद भी बहुत बड़ा मुद्दा है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी में बहुत लोग आ रहे हैं। पार्टी में शामिल होने चाहिए। चेतन जी, अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो आपकी पार्टी में शामिल होना जरूरी है या उन्हें सजा मिलनी चाहिए? सीधी सी बात बताइए। उन पे जो कार्रवाइयां चल रही है, अगर कोई मामले पेंडिंग है, सजा मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? कौन बचाएगा? कोई बचाने वाला नहीं है। ये कांग्रेस थोड़ी जो बचाएंगे, ये कांग्रेस थोड़ी जो बचाएंगे। नहीं, फाइलें बंद होने लगती है। जब पहले टर्म में, मुझे याद है, महाराष्ट्र की, हम लोग हालांकि चर्चा राजस्थान की कर रहे हैं, महाराष्ट्र पे आ गए, लेकिन महाराष्ट्र में जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे और देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री की शपथ रातों रात हुई थी, तो फाइलें बंद हो गई थी अगले दिन। हिमांशु जी, आप बहुत अनुभवी पत्रकार है। अगर कोई मामला न्यायालय में चल रहा है, एसीबी में चल रहा है, ईडी में चल रहा है, क्या वापस लेने का पावर है किसी के पास? आप बताइए, आप अनुभवी आदमी हैं, क्या न्यायालय का आदेश के बिना कोई मामला वापस हो सकता है? क्या संभव है? आप बताइए मेरे को।
लेकिन आप भी जानते हैं कि केसेस को कैसे पेंडिंग किया जाता है और कैसे आगे बढ़ाया जाता है और चीजें कैसे दबाव में ली जाती है। बहरहाल अब राजस्थान की सियासत कितनी पलटी है, नागौर में अब क्या हिमांशु जी, कुछ आप रहने बड़े वाला है। पत्रकार हैं, समझदार पत्रकार हैं। ज्योति मिर्जा के जाने के बाद क्या रहेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल के लिए आप दोनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में, बहुत बहुत शुक्रिया।